हेलो विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम जानेंगे 12th ज्योग्राफी का जो है भूगोल का चैप्टर 1 और आपका जो ज्योग्राफी का 2 बुक है एनसीईआरटी का। तो उसमें हम पार्ट ए यानी प्रथम जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें जो प्रथम चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके जैक एंड सीबीएसई एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं उसको आपको हम करवा रहे हैं। तो कृपया आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सभी जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से देखें और इसे शेयर करें। चलिए चलते हैं। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानव भूगोल जो है इनके जनक हैं ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हम बताते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। वैसे भूगोल के जो जनक हैं हेकेटियस हैं, लेकिन इसमें इरेटोस्थेनीज के नाम जानते हैं, है ना। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन जो आपका 4 है, तो समकलनात्मक अनुशासन ये करता है, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ये भी करता है, द्वैधता पर आश्रित, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जो है भूगोल की विशेषताओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो आपका जो 4 है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो ये जो पॉइंट नंबर जो 4 है ये आपका नहीं आता क्योंकि प्रौद्योगिकी साइंस से रिलेटेड है ना। तो इसलिए ये आपका नहीं आता है, लेकिन ये तीनों जो भाग है ये आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4, ठीक है। आगे ध्यान देंगे मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये प्यारे विद्यार्थियों आप इसको याद रखेंगे, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। क्या इस परिभाषा को किस विद्वान द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस परिभाषा को जो दिए थे उनका नाम था रैटजेल, फ्रेडरिक रैटजेल। याद रखेंगे उनका नाम क्या था, फ्रेडरिक रैटजेल। और फ्रेडरिक रैटजेल को ही जो मानव भूगोल के जनक मानते हैं, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर अलग वैज्ञानिक था। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज ने किया था। कौन किया था, इरेटोस्थेनीज ने, ठीक है। और कब किया था, 234 ईसा पूर्व में। याद रखना है आपको कब किया था, 234 ईसा पूर्व में किया था, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए तो जब इसने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया तो भूगोल के पिता, ठीक है, आपके 12th क्लास के भूगोल में कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। किसे कहते हैं, इरेटोस्थेनीज को। वैसे भूगोल के जनक हैं आपके हेकेटियस, लेकिन हेकेटियस के ही शिष्य थे आपके इरेटोस्थेनीज। इसी को बोलते हैं भूगोल के पिता, ठीक है। भूगोल के पिता कौन है, इरेटोस्थेनीज, याद रखेंगे। नेक्स्ट है देखिए जियोग्राफिका पुस्तक जिसे भूगोल के वेद भी कहा जाता है। भूगोल का वेद किसे कहते हैं, ज्योग्राफी का पुस्तक, है ना, के लेखक कौन है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ज्योग्राफी का पुस्तक के लेखक हैं इरेटोस्थेनीज। जब इसने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया तो श्योर बात है कि इसने ये पुस्तक में लिखा था, तो इरेटोस्थेनीज ने लिखा था, ठीक है। तो और एक यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूगोल का वेद किस पुस्तक को कहते हैं, तो ज्योग्राफिका को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम्बोल्ट को कहते हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। याद रखेंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जो है सो याद रखेंगे उसे कहते हैं फ्रेडरिक रैटजेल को। किसे कहते हैं, फ्रेडरिक रैटजेल को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भूगोलवेता, यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, ये जो आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भूगोलवेता रैटजेल के शिष्य थे, ठीक है। तो इसमें जो प्रसिद्ध जो भूगोलवेता हैं वो कौन थे, जो रैटजेल के शिष्य रहे हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं आपको बताते हैं मिस एलन सेपल, ठीक है। मिस एलन सेपल जो है सो फ्रेडरिक रैटजेल के शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है किसने लिखा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर
कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है इसको किसने लिखा, तो इसको लिखा था विडाल डी लावलास। ठीक है, याद रखना है, विडाल डी लावलास ने। नेक्स्ट है जियोग्राफिका जनरलिस के लेखक कौन है। ये देखिए पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका जनरलिस, इसके लेखक है बर्नार्ड वेरेनियस। कौन है, बर्नार्ड वेरेनियस। नेक्स्ट जो है सो जियोग्राफिका नेचुरेलिस के लेखक कौन है। ठीक है, तो जियोग्राफिका नेचुरेलिस के लेखक हैं, याद रखना है, वारेनियस। कौन है, वेरेनियस। नेक्स्ट देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाउ पुस्तक किसने लिखी, तो इसको लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। कौन लिखा था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो संकल्पात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतःकरण संबंधों का अध्ययन, द्वैतता प्राश्रित, ये प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, तो इसका 4 नंबर नहीं करता है। तो आपको बताए थे प्रौद्योगिकी मतलब क्या था, साइंस। ये फिर से क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो आधुनिक का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। देखिए ये तीनों जो है सो आपके भूगोल से रिलेटेड है, लेकिन ये आपके जो प्राचीन महाकाव्य ये इतिहास से है ना, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अन्योन्य मतलब आपस में, ठीक है, आपस में जो क्रिया करता है कौन सा कारक है, तो इसमें होगा प्रौद्योगिकी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2। नेक्स्ट देखिए भूगोल, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो ये जो कथन है वो कुमारी एलन सैंपल का, किसका है, कुमारी एलन सैंपल का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है, तो इसे क्या है आप याद रखेंगे, इनका नाम है विडाल डी लावलांस। ये भी हो सकता है, और सही जो अर्थों में इसको बोल सकते हैं, इनका नाम है, ये रेडजेल है, एलन सी सेपल है, हम्बोल्ट है, विडाल डी लावलांस है। आप कमेंट कर सकते हैं कौन है तो। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर है विडाल डी लावलांस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ। ठीक है, तो जर्मनी में जो सो आधुनिक भूगोल के रूप में जो है सो आपका प्रकृतिवाद, नियतिवाद और निश्चयवाद का विकास होता है, यानी इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है ना, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से, भूगोलवेत्ता मतलब भूगोल के जानकार से संबंधित है, तो ये डी लावलांस से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट देखिए पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा की गई थी, तो ये जो की गई थी वो आप याद रखेंगे, इनका जो नाम था हम्बोल्ट। क्या नाम था, हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट के द्वारा की गई थी। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत किस जर्मनी के किस विद्वान द्वारा की गई थी, हम्बोल्ट के द्वारा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैंपल किस देश की थी, तो ये किस देश की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो एलन सैंपल कौन थी, ये जो थी फ्रेडरिक रेडजेल के शिष्या थी, है ना। आइए ध्यान में नियतिवाद और निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था। ठीक है, नियतिवाद और निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था, कांट ने, हम्बोल्ट ने और रिटर ने, तीनों ने मिलकर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको याद रखना है नीतिवाद निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था, कांट, हम्बोल्ट और रिटर, तीनों ने मिलकर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये कहा था अरस्तु ने कहा था, अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं अरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था लुसियन फेवरे ने। कौन किया था, लुसियन फेवरे ने। कभी कभी रहता है फेवरे लिखा रहता है, फेवरे, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लुसियन फेवरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसमें माना गया है मानवीय घटक को। किसको माना गया है, मानवीय घटक को।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी विचारधारा का कथन है कि रुको और जाओ। ठीक है, रुको और जाओ किस विचारधारा का कथन है, तो ये नवनियतिवाद का। किसका कथन है, नवनियतिवाद का। नेक्स्ट है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है नवनिश्चयवाद। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, नवनिश्चयवाद, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद और नवनियतिवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ठीक है, तो नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है वो कौन प्रस्तुत किया था, ग्रिफिथ टेलर। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, अमूलवादी अर्थात रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया था, तो ये मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया था, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, रूस के थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे। नेक्स्ट है, भौगोलिक अध्ययन की, ये जो कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, कहाँ के थे, जर्मनी के। रूसो थे आपके फ्रांस के, अरस्तु थे यूनान के, माल्थस थे आपके ये अमेरिका के थे। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, मार्क्स जर्मनी के थे। नहीं, देखिए भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में से निम्न में कौन सम्मिलित है, तो प्रत्यक्षवाद, व्यवहारगत, मानवतावादी। ठीक है, ये तीनों सम्मिलित, उपरोक्त सभी चारों होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, तो आधुनिकतावाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो इसमें से आपको जो है क्षेत्रीय विभिन्नता है, मात्रात्मक क्रांति नहीं है, स्थानीय संगठन है, अन्वेषण और वर्णन है। ठीक है, तो इसमें से ये नहीं है आपका 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र नहीं है, तो इसमें व्यवहारवादी, सांस्कृतिक, चिकित्सा, ये तीनों है, लेकिन आपका सैन्य भूगोल नहीं है, 4 पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा में का भाग है, तो ये जो आपका राजनीतिक भूगोल के भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं, तो इनमें से निर्वाचन भूगोल, पर्यटन भूगोल, भौतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो इनमें से निर्वाचन भूगोल इसके उपक्षेत्र हैं, क्योंकि राजनीतिक भूगोल में क्या होता है, चुनाव होता है, तो निर्वाचन किसमें होता है, वो राजनीतिक में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, संसाधन भूगोल नहीं होगा, कृषि भूगोल नहीं होगा, उद्योग भूगोल नहीं होगा, इसमें से क्या होगा, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक भूगोल होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है, तो चिकित्सा भूगोल का अध्ययन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहीं पर जो चैप्टर 1 का जो MCQ है खत्म होती है। आप सभी इस वीडियो को बार बार देखें, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। और जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।